नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था जिसका नाम है जीरो बेस्ड बजटिंग। आज हम अपना एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम होगा लीज फाइनेंसिंग। ये दोनों टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत रेलिवेंट है। ये दो टॉपिक्स आपके एग्जाम में आपकी यूनिट 2 के अंदर 16 मार्क्स आपको देकर जा सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला लेक्चर भी कवर कर लिया होगा। आज हम लीज फाइनेंसिंग का टॉपिक भी पढ़ लेंगे। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में 99% चांसेस रखते हैं आने के, तो प्लीज इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आइए आज लीज फाइनेंसिंग स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस शब्द का मतलब क्या है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितनी तरह की लीज फाइनेंसिंग की जा सकती है। सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। हम प्राइमरीली फोकस करेंगे सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछने की जो संभावना है वो काफी कम रहती है। तो अगर वो हुआ तो स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर हम एग्जाम से कुछ टाइम पहले उनको रिविजनली लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा रेलिवेंट है उनको कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं लीज फाइनेंसिंग क्या होती है। तो लीज फाइनेंसिंग शब्द दो शब्दों से बना है, एक है लीज और दूसरा है फाइनेंसिंग। यानी कि कोई चीज किराए पर लेना, उस शब्द को क्या बोला जाएगा, लीज। फाइनेंस कराने का क्या मतलब होता है, उस चीज के पैसे देना। तो लीज फाइनेंसिंग का क्या मतलब हो गया कि कोई चीज मैं किराए पर ले लेता हूं और उसके बदले मैं उसको फाइनेंस करता रहता हूं। तो वही चीज हम यहां पर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वर्ड बाय वर्ड इसका क्या मतलब रहता है। द एसेट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी। किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, चाहे वो एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी हो, सबसे जरूरी एलिमेंट क्या रहते हैं, आपके फाइनेंशियल एसेट्स या कैपिटल assets. Buying fixed asset particularly needs a lot of funds which are to be procured by business organization from appropriate sources. तो एक बात बताइए, क्या अगर आपको अपनी कंपनी के लिए एक बहुत भारी क्रेन लेनी है, मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आपको कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए एक मल्टी स्टोरी क्रेन चाहिए, तो क्या आप बताइए उस क्रेन को खर्च करने के लिए कितना पैसा लग सकता है। वो क्रेन जो है 10 करोड़ 20 करोड़ इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी की जो है वो क्रेन आपको पड़ सकती है। तो वही चीज यहां पर कवर की जाएगी कि कैसे इस कॉस्ट को बचाया जा सकता है कि उस क्रेन को खुद ना खरीद कर मैं किराए पर ले लूं। यानी कि जिन लोगों के पास वो मशीन ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं उनके पास जाकर उनसे बोलूं कि भाई साहब आप मुझसे हर महीने जो है इसका किराया ले लीजिएगा और मुझको 2-3-4 महीने या जितने साल के लिए भी, जितने वक्त के लिए भी मुझे ये बिल्डिंग बनाने के लिए क्रेन चाहिए, आप उतने वक्त के लिए मुझे ये अवेलेबल करा दीजिए, उसके बदले मैं आपको किराया दे दूंगा। Hence, it can be said that two functions of financial management, mainly financing and investment, are involved in purchase of fixed assets by a business organization. अब देखिए, जब आप कैपिटल एसेट खरीदते हैं ना, तो वो आपका खर्चा नहीं माना जाता, वो क्या माना जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो दो चीज है कि इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कैपिटल एसेट में पैसा लाने के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा, फाइनेंसिंग से आएगा। फाइनेंस देखिए, जब आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको किस तरह बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तो है उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाने का, लेकिन इसको समझने का तरीका हमेशा रिवर्स ऑर्डर में किया जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी कि पैसा कहां से अरेंज किया जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डेट, इश्यू ऑफ इक्विटी, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने कहां से पैसा इकट्ठा करा है। तो वो चीजें ऑर्डर, यानी कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग इस ऑर्डर में बनाएंगे। लेकिन जब आप उसको इंटरप्रेट करेंगे तो किस ऑर्डर में करेंगे, फाइनेंसिंग। उस फाइनेंस जो पैसा मिला है उस फाइनेंस से उसको कहां इन्वेस्ट करा, परचेज ऑफ एसेट्स, कोई और इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो इस तरह की इन्वेस्ट कर दिया। उस इन्वेस्ट यानी कि उस इन्वेस्टमेंट में अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है तो उस मशीनरी से जो आप प्राइमरी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं, उससे होने वाली आपकी क्या इनकम हो जाएगी, ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको ये चीज समझ में आती होगी। Sometimes buying an asset for cash may adversely affect the cash position of an organization. Hence alternate method having assets are evolved. तो कह रहे हैं कि कोई भी एक मशीनरी, मैं कह रहा हूं ना, कोई मान लो क्रेन लेनी है आपके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को, अब क्रेन मान लो 10 करोड़ 20 करोड़ की आएगी, तो अब आप एकदम से 10 करोड़ 20 करोड़ किधर से लाके दोगे, है ना, वही चीज होती है। तो जो आप जब एसेट्स खरीदने होते हैं तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो बहुत सिग्निफिकेंट मैनर में क्या होती है, अफेक्ट होती है, उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है इन चीजों का। तो इसको बचने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग नए नए तरीके ढूंढते हैं कि किसी
तरह जो है कि ये हम ना खर्च करके डायरेक्ट कहीं और से, कुछ बैंक से लोन ले लिया जाएगा, कुछ की चीजें जो है इधर उधर से, तो नए नए तरीके खोजे जाते हैं ताकि हमारी जो फर्म है उसकी और जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है या उसकी जो पोजीशन है फाइनेंशियल, वो एकदम से इंपैक्ट ना हो। वन सच मेथड इज लीज फाइनेंसिंग। तो ये ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। वन सच मेथड इज लीज फाइनेंसिंग वेयर एसेट इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम इट्स ओनर, where asset is procured from its owner by the business under an agreement whereby generally the ownership remains with the owner। क्या बोला जा रहा है कि एसेट किससे मांगा जाता है? जिसके पास वो है। मान लीजिए मैं ए हूं और कोई बी है जिसके पास क्रेन है। मैं बी के पास जाता हूं कि भाई मुझे ना 6 महीने के लिए ये क्रेन जो है वो दे दे, इसके बदले में, यानी कि एक एग्रीमेंट कर लूंगा मैं बी के साथ कि भाई 6 महीने के लिए ये क्रेन मुझे दे दे, मैं तेरे को इसके बदले हर महीने किराया देता रहूंगा। तो इस तरह का एग्रीमेंट है। तो अंडर एन एग्रीमेंट वेयर बाय जनरली द ओनरशिप रिमेन्स विद द ओनर। अब मैंने चीज किराए पर ली है, मान लीजिए आप किराए के घर में शिफ्ट होते हैं, तो क्या जो आपका मकान मालिक है वो उस किराए के घर का आपको पावर ऑफ अटर्नी या ओनरशिप कागज देता है क्या? नहीं ना। उसके लिए अलग से क्या बनता है? रेंट एग्रीमेंट बनता है। अगर आप कोई भी चीज किराए पे लेते हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट बनता है। किराए पे ली हुई चीज कभी भी आपकी नहीं हो जाती, वो किसकी रहती है? जिसके पास वो ओरिजिनली है, जिसने वो ओरिजिनली खरीदी हुई है। तो वही कह रहे हैं, ओनरशिप किसके पास रहेगी? ओनर के पास। लेकिन ओनर हमको इजाजत देगा, ही परमिट्स टू यूज हिज एसेट बाय अदर पार्टी इन कंसिडरेशन ऑफ रेंट विच इज एन इनकम फॉर लैंडलॉर्ड एंड एक्सपेंस फॉर दी बोरोवर। तो बोरोवर कौन हुआ? मैं, क्योंकि मैं मांग रहा हूं। ओनर कौन हुआ? जिसके पास वो मशीन थी। मैं ए हूं बोरोवर, बी जो है ओनर है। मैं बोरोवर बी के पास जाता हूं कि भाई बी मुझे क्रेन दे दे 6 महीने के लिए, इसके बदले मैं तेरे को हर महीने किराया दे दूंगा। इस तरह का एग्रीमेंट कर ले। बी बोलता है ठीक है भाई, तू ये क्रेन ले जा, हर महीने 1 लाख रुपए मुझे इसका किराया दे दियो, 6 महीने का हो जाएगा 6 लाख रुपए। ये रेंट एग्रीमेंट मैंने उसके साथ कर लिया। बी ने क्या दे दिया? परमिशन दे दी। क्या करने की? उसका एसेट यूज करने की। मैं कौन हूं? बोरोवर। मैंने उसको क्या दे दिया? कंसिडरेशन। किस तरह में? रेंट के तौर पर। क्यों? क्योंकि मैं उसका एसेट यूज कर रहा हूं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लीज फाइनेंसिंग। यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर मैं किसी ऐसे इंसान से उसका एसेट मांग लेता हूं जिसके पास वो एसेट है, जिस एसेट की मुझे जरूरत है, जिसके बदले मैं उसको क्या दूंगा? रेंट पे करूंगा। तो इतनी सिंपल सी चीज है, इसके अंदर कुछ भी जो है टेक्निकल नहीं है। सिंपल सी किराए के ऊपर मशीन लेके आना या भाड़े के ऊपर मशीन लेके आना, इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भाषा में बोला जाता है लीज फाइनेंसिंग। आइए अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग। तो ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तो है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो चीज मैंने आपको बताई। किसके बीच में है? ओनर ऑफ द एसेट यानी बी और पार्टी यूजिंग द एसेट यानी बोरोवर ए, मैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्रीमेंट है किन के बीच में? जिसको एसेट की जरूरत है और जिसके पास वो एसेट ऑलरेडी है। तो वो जो जिसके पास एसेट है वो उसको दे देगा वो एसेट यूज करने के लिए जिसको उसकी जरूरत है। तो वो चीज क्या बन जाएगी? लीज फाइनेंसिंग। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज द ओनर ऑफ द एसेट इज नोन एज लेसर एंड सेकेंड पार्टी एज लेसी। तो जिसके पास वो एसेट है यानी बी, वो क्या बन जाएगा? लेसर। और जो उधार मांग रहा है, जो किराए पे ले रहा है, वो कौन हो जाएगा? लेसी। यानी कि मैं कौन हूं? लेसी। क्यों? क्योंकि मैंने एसेट उधार पे लिया है। बी कौन है? लेसर। क्यों? क्योंकि उसने मुझे एसेट उधार पर दिया है। देने वाला कौन बनेगा? लेसर। लेने वाला कौन बनेगा? लेसी। ये दो शब्द आपको याद रखने हैं। दी ओनरशिप ऑफ एसेट रिमेन्स विद द लेसर। अब लेसर कौन हुआ? जिसने ओरिजिनली एसेट परचेज करा था, यानी ओनर ऑफ द एसेट। ओनरशिप भी उसके पास ही रहेगी, मैं सिर्फ उसको कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करूंगा, जिसके बदले में मैं क्या पे करूंगा? रेंट पे करूंगा। The lessee makes payment of an agreed amount at regular intervals to the lessor, which is expense of lessee and income of lessor। अब एक बात बताइए, मैं एसेट यूज कर रहा हूं, मैं उसके बदले किराया दे रहा हूं। अब किराया दे रहा हूं, रेंट पेड क्या है? मेरा तो एक्सपेंस है ना, है ना। रेंट पेड मेरे कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लेकिन मेरा दिया हुआ रेंट जो ओनर है एसेट का, उसके लिए क्या बन जाएगा? इनकम। रेंट रिसीव्ड, मेरी तरफ से गया रेंट पेड, उसकी तरफ से क्या आया? रेंट रिसीव्ड। उसकी क्या बन जाएगी? इनकम। कहां आएगी? पी एंड एल के क्रेडिट साइड के अंदर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, यानी लेसी रेंट पेड, लेसर रेंट रिसीव्ड। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? लीज फाइनेंसिंग की। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ लीज। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है?
कितनी तरह की लीज हैं? तो तीन तरह की हमारी प्राइमरी लीज होती हैं। फाइनेंशियल लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज होती है और लीवरेज लीज होती है। आइए इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल लीज क्या होती है, ऑपरेटिंग लीज क्या होती है और लीवरेज लीज क्या होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनेंशियल लीज को। इट इज अ लॉन्ग टर्म लीज हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 3 और मोर ईयर्स। तो फाइनेंशियल लीज क्या बोला जाता है, एक जब मान लीजिए कोई एसेट है, ठीक है, मैंने वो किराए पर लिया। अब एक एसेट की ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है या यूजफुल लाइफ होती है। ये चीज आपने 11th-12th के अंदर पढ़ी थी, जब कौन सा चैप्टर करा था, डेप्रीसिएशन का, है ना। जब आप डेप्रीसिएशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एसेट की यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कोई बड़ी मशीनरी है तो उसको आप 10 साल तक, जैसे आपकी गाड़ी है पेट्रोल की है तो 15 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, आपको इतना तो मालूम होगा। सिमिलरली डीजल की है तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल। फिर उसका आपको क्या करवाना पड़ता है, हेल्थ सर्टिफिकेट या जो भी है वो उसको कुछ नाम दिया गया है अलग से, तो वो सर्टिफिकेट अगर आप ले लेते हैं तो उससे उसकी कुछ एक्सटेंशन और बढ़ जाती है। सिमिलर फंडा है मशीनरी का, या जैसे इस एग्जांपल में मैंने अपने में क्या लिया था, क्रेन। तो मान लीजिए क्रेन की यूजफुल लाइफ है 10 साल। अब अगर मैं 10 साल के लिए उस क्रेन को भाड़े पर ले लूं तो ऐसी लीज को क्या बोला जाएगा, फाइनेंशियल लीज। यानी कि 3 या 3 से ज्यादा वर्षों के लिए अगर मैं कोई एसेट भाड़े पर ले लूं, जनरली इसमें क्या होता है कि जितनी यूजफुल लाइफ है एसेट की उतनी ही लाइफ के लिए किराए पे दिया जाता है। यानी कि मान लो उस एसेट की लाइफ 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, 7 साल है या 8 साल है, तो एक बंदे को ही वो पूरी यूजफुल लाइफ के लिए दे दिया जाता है, ताकि वो उसको जो है एक बारी में ये कॉस्ट इनकर ना करनी पड़े, वो हर महीने या हर रेगुलर इंटरवल पे उसको किराए पे देता है। ये मोस्टली आपका जैसे ईएमआई होती है ना, लोन ले लेते हैं आप, आपको उसको ईएमआई पे करते रहते हैं धीरे धीरे करके, वही सेम फंडा रहता है फाइनेंशियल लीज का। इट इज अ लॉन्ग टर्म लीज हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ 3 years और मोर। ये तो समझ में आ गया। जनरली दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर होल लाइफ ऑफ द एसेट, ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड नॉर्मली द एसेट इज सोल्ड आउट टू द लेसी बाय द लेसर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द लीज पीरियड। तो क्या कह रहे हैं, पूरी उम्र के लिए, यानी जितनी उसकी यूजफुल लाइफ एसेट की उतनी यूजफुल लाइफ के लिए उसको किराए पे दे दिया जाता है। और जब उसकी यूजफुल लाइफ पूरी हो जाती है, यानी लीज पीरियड, क्योंकि लीज पीरियड यहां पर किसके बराबर है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट के, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो जब लीज एक्सपायर हो जाती है तो वो जो ओनर होता है वो उसको बेच ही देता है, क्योंकि अब तक उसने जो है 10 सालों के अंदर उस एसेट की कीमत जो है थ्रू रेंट्स पूरी चुका दी होती है। तो वही चीज यहां पर कह रहे हैं। इट इज थॉट दैट द लेसर रिकवर्स द टोटल एसेट, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस चार्जेस फ्रॉम द लेसी ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द लेसी incurs all maintenance and expenses including insurance etc on the asset। अब देखिए एक एसेट है, मान लीजिए उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, मैं पूरे 10 साल के लिए आपको वो किराए पे दे रहा हूं, है ना। तो अब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है उस एसेट को लेकर, ओनरशिप बेशक मेरे पास है, लेकिन उसका इंश्योरेंस, उसका मेंटेनेंस, उसका रिपेयर, उसका जो है आप ओवरहोल, वो सब कौन करेगा, आप करोगे। आप कौन, लेसी, यानी कि जो चीज जो बंदा उधार पर किराए पर ले रहा है मशीन को, सारा खर्चा उसका है और बदले में वो उसके रेंट भी पे करेगा। तो मान लिया जाता है कि 10 साल की यूजफुल लाइफ के अंदर लेसी ने, यानी कि जिसने किराए पर ली है, वो उस एसेट की टोटल कॉस्ट रीपे कर देगा और मैं उसकी टोटल कॉस्ट, यानी बोरो, यानी जो लेसर है, यानी कि जो दे रहा है उधार पर किराए के ऊपर, वो उसकी टोटल कॉस्ट रिकवर कर लेगा। This type of lease is also known as capital lease and asset is shown in the balance sheet of lessee। क्योंकि अब एक एसेट है वो पूरे ही उसी यूजफुल लाइफ के लिए आपको मिल रहा है, लेसी को मिल रहा है, तो वो उसको अपने कहीं और ना दिखाकर बैलेंस शीट के अंदर एज कैपिटल एसेट, यानी कि लगभग अपना ही एसेट उसको शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द जो लीज एक्सपायर हो जाएगी, चाहे वो 5 साल की ही क्यों ना हो, जैसे ही लीज एक्सपायर होगी तो वो एसेट अल्टीमेटली किसका हो जाएगा, लेसी का ही तो हो जाएगा, है ना। लेसर उसको बेच देगा लीज एक्सपायरी के पीरियड टाइम के बाद, क्योंकि लेसर ने तो अपनी कॉस्ट रिकवर कर ली, अब उसको उस एसेट को रख के कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अल्टीमेटली वो उसको दे ही देगा लेसी को वो एसेट। तो वही होता है, जब लेसी के पास लीज पीरियड खत्म होने के बाद वो एसेट आ ही जाना है और वो लीज पीरियड के दौरान उसकी पूरी पेमेंट कर देगा, तो वो उसको अपना ही एसेट मान के बैलेंस शीट के अंदर लिख लेता है। और बैलेंस शीट के अंदर एसेट आने का क्या मतलब हो जाता है, वो आपका क्या बन जाता है, कैपिटल एसेट बन जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। तो फाइनेंशियल लीज क्या है, पूरे एसेट की यूजफुल लाइफ के लिए अगर उसको किराए पे दे दिया जाए, उस तरह की लीज को बोला जाता है फाइनेंशियल लीज। सिंपल सा फंडा है, क्या, पूरे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट के लिए अगर उसको किराए पे दे दिया जाए, ऐसी लीज को बोला जाता है फाइनेंशियल लीज। लीज पीरियड खत्म होने के बाद लेसर जो है वो उस एसेट को लेसी को बेच देता है। क्यों, क्योंकि वो लीज पीरियड के दौरान उसकी टोटल कॉस्ट रिकवर कर चुका होता है, साथ साथ उसका मेंटेनेंस भी रिसीव कर लेता है, उसका जो क्या है इंश्योरेंस भी रिसीव कर लेता है, उसके जो डैमेजेस है उसके ओवरऑल है वो भी रिसीव कर लेता है।
तो उसको तो लॉस हुआ ही नहीं। तीसरी चीज, इस तरह की लीज को क्या बोला जाएगा? कैपिटल लीज। और ये दिखाया कहा जाता है? बैलेंस शीट में। किसकी? जिसने किराए पर ली है, लेसी, जो बंदा किराए पर ले रहा है मशीन, क्रेन, उसकी बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली लीज पीरियड खत्म होने के बाद वो एसेट किसका बन जाना है? लेसी का ही बन जाएगा। तो इसीलिए वो अपनी ही बैलेंस शीट के अंदर उसको दिखाता है। तो ये चीज आपकी क्या है? फाइनेंशियल लीज है। आइए अपना अगला पढ़ते हैं, क्या है? ऑपरेटिंग लीज। अंडर दिस टाइप ऑफ लीज द एसेट इज टेकन बाय लेसी from lessor for a short period and the asset is returned back to the lessor after the expiry of lease period। तो कह रहे हैं कि छोटे पीरियड के लिए 6 महीने, साल, महीने, यानी 3 साल से कम पीरियड के लिए, 3 साल से ज्यादा पीरियड के लिए किसमें माना जाएगा? फाइनेंशियल लीज। उससे कम पीरियड के लिए अगर आपने जो है किराए पर लिया है, भाड़े पर लिया है कोई मशीनरी, तो उसको, उस टाइप की लीज को क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग लीज। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट all maintenance charges including insurance are borne by the lessor and the asset is not shown in the balance sheet of lessee। तो ये छोटे टाइम की लीज है, तो जो उसके मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ओवरहोल, डैमेजेस, इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे हैं, ये किराए पे जिसने लिया वो नहीं करेगा, जो ओनर है एसेट का वही करेगा। ठीक है। और जो, क्योंकि इसके अंदर जो है छोटे पीरियड के लिए वो किराए पे दिया गया है, और वो जो एसेट है वो लेसी को बेचा नहीं जाएगा एक्सपायरी पीरियड के बाद, तो वो जो है उसके बैलेंस शीट के अंदर भी नहीं दिखाया जाता है। तो ये क्या हो जाती है? ऑपरेटिंग लीज। यानी 3 साल से कम पीरियड के लिए अगर कोई एसेट किराए पर दिया गया है और उसके अंदर जो भी, जैसे फाइनेंशियल लीज के अंदर तो इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ओवरहोल सब कौन पे करता था? जो बंदा किराए पर लेके जा रहा है, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी उसकी है। अब क्योंकि पूरे यूजफुल लाइफ के लिए वो यूज करेगा तो पूरी जिम्मेवारी भी उसी की है। लेकिन फाइनेंशियल लीज में क्या होता है? जो लेसर है उसको आगे भी तो किराए पे देनी है ना। ये शॉर्ट टर्म के लिए वो जो है किसी को किराए पर दे रहा है, उसको वो एसेट आगे भी किसी को देना होगा, तो वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि एसेट को जो है ठीक ठाक कंडीशन में रखा जाए, और जो लेसी है वो उसको गलत इस्तेमाल ना कर ले या उसको जो है तोड़फोड़ ना करे। तो ये पूरी जिम्मेवारी किसकी रहती है? लेसर की खुद की रहती है, क्योंकि उसको ये मशीनरी आगे भी किराए पे देनी है। फाइनेंशियल लीज में आगे किराए पर नहीं देनी होती, एक बंदे को दे दी, पूरे यूजफुल लाइफ के लिए उसी बंदे के पास वो मशीनरी रहेगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको इसमें भी क्लैरिटी आ रही है। फिर आते हैं लीवरेज लीज। समटाइम्स अ वेरी बिग अमाउंट इज नीडेड टू बाय एन एसेट। तो कह रहे हैं बड़ा अमाउंट चाहिए होता है कि एक एसेट को खरीदने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। द लेसर टेक्स द पार्शियल help of bank or financial institution to buy the asset and allow the lessee to use the asset and makes the alternate arrangement for the balance required fund। अब होता क्या है? मान लीजिए आप हैं, या मान लीजिए राम है और मैं हूं, ठीक है, मेरा नाम है श्याम, एक है मेरा दोस्त राम। राम ने क्या करा? 30-40% जो है वो तो उसने बैंक से लेकर पेमेंट कर दी। ठीक है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता उसने पैसे कहां से लिए, क्या लिए, मेरे लिए ओनर 30-40% का कौन हो गया? राम हो गया, है ना, क्योंकि उसने प्राइमरी पेमेंट करी है। अब वो क्या करता है? अब 30-40 पेमेंट करके वो बैंक से एसेट तो उठा लाया। अब उसने क्या करा? जो बाकी की पेमेंट है, मान लो 40% पेमेंट किसने कर दी? राम ने कर दी, बैंक से पैसा लेकर। अब बची 60% वो क्या करेगा? मेरे को रेंट उधार पे देगा, और मेरे से जो किराए का अमाउंट होगा वो किसके बराबर होगा? वो 60% अमाउंट जो उसको रीपे करना है उस एसेट के लिए। समझ गए बात को? यानी कि एक एसेट है 100 रुपए का, मान लीजिए 100 रुपए का एक एसेट है, जिसके अंदर राम ने 40,000 उस एसेट के पे कर रखे हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसने बैंक से लेकर करे हैं, क्या करे हैं, उसने वो 40,000 रुपए पे कर दिए। अब बचे जो 40 रुपए पे कर दिए। अब जो 60,000 रुपए बचे हैं ना, तो वो जो मैं किराया उसको पे करूंगा, जो रेंट पे करूंगा, वो किसके बराबर होगा? वो 60,000 रुपए के बराबर होगा। यानी कि मुझे रेंट कितना पे करना है? रिमेनिंग अमाउंट जो राम ने उस मशीनरी को खरीदने के लिए पे नहीं करा। तो ये टेक्निकली क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? एक पार्टनरशिप का लीज हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लीवरेज लीज। द इंटरेस्ट ऑन विच इज जनरली पेड बाय द लेसी। अब क्योंकि देखिए बैंक से उधार लेके उसने दिया है, तो बैंक को जो इंटरेस्ट, देखो बैंक से उधार लेते हैं तो दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो वो 30-40% जो उसने पे करा है बैंक से लेकर, वो पे तो कर दिया, प्रिंसिपल तो वो खुद दे देगा, लेकिन मुझे जो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट है वो अपनी रेंट एग्रीमेंट के अंदर पे करना पड़ेगा, प्लस जो 60% रिमेनिंग अमाउंट है। तो 60% रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन उसके 30-40%, ये मेरा क्या बन जाएगा? रेंट बन जाएगा। तो ये इस तरह की लीज को क्या बोला जाता है? लीवरेज लीज। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। डिफरेंसेस देख लीजिए, डिफरेंसेस आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं।
फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, लॉन्ग टर्म है, जनरली कवरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट। तो मैंने आपको बता दिया 5 साल की अगर उसकी लाइफ है तो 5 साल के लिए ही उधार पे किराए पे दिया जाएगा, 10 साल है तो पूरे 10 सालों के लिए दिया जाएगा। ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म की होती है और इसके अंदर जो है जो लेसीज हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि किसी को 6 महीने के लिए क्रेन चाहिए, किसी को 10 महीने, किसी को 1 साल के लिए, किसी को 2 साल के लिए भी चाहिए होगी, लेकिन 3 साल से कम कम का पीरियड इसके अंदर माना जाएगा। इसके अंदर जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो कौन पे, फाइनेंशियल लीज के अंदर तो सारे चार्जेस कौन पे करता है, लेसी पे करता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसके लाइफ टाइम खत्म होने के बाद वो एसेट किसका हो जाना है, लेसी का ही हो जाना है। और इसके अंदर लेसर का सिर्फ एक ही कंसर्न रहता है कि उसने जितना कॉस्ट पे करी है वो उसको रिकवर हो जाए। रिस्क ऑन एसेट किसकी है, लेसी की है, क्योंकि एसेट यूज सारा ही एसेट यूज कौन कर रहा है उसके पूरे लाइफ के लिए, लेसी यूज कर रहा है, तो सब कुछ बेयर कौन करेगा, लेसी ही करेगा। रिस्क का मतलब इंश्योरेंस वगैरह। रिटर्न इन दी फॉर्म ऑफ रेंट, तो वो किसको मिलेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो मान लीजिए जितनी उसकी कॉस्ट है, मान ली 1 करोड़ का एसेट मान लो खरीदा था, किसने, लेसर ने, ओनर तो लेसर ही होता है, ठीक है। अब वो दे दिया उसने मेरे को कितने पीरियड के लिए, मान लो 5 साल के लिए दे दिया, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और इसके अंदर कुछ मार्जिन ओनर अपना रख लेगा, तो कुछ भी ऐसा अमाउंट आप जो सोच लीजिए वो अमाउंट हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट जो है उसके अंदर, क्योंकि अब ये है ना 1 करोड़, अब देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी पढ़ी है आपने। 1 करोड़ मैं तो आज पे करके आ गया, तू मुझे 5 साल या 10 साल बाद 1 करोड़ देगा, तो वो 1 करोड़ थोड़ी होंगे, है ना। धीरे धीरे समय के साथ साथ पैसे की वैल्यू भी तो घटती जाती है ना, इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से। तो उसके अंदर वो मार्जिन या इंटरेस्ट समझ लीजिए उसको, वो भी रिकवर करना होता है। तो 1 करोड़ ना देकर आप एट द एंड ऑफ उसका जो लेसी का पीरियड है वो कितना चार्ज कर लेगा, 1 करोड़ 10 लाख या उससे ऊपर का कुछ अमाउंट, यानी पूरा 1 करोड़ नहीं, उससे ऊपर का ही कुछ अमाउंट जो है रिकवर किया जाएगा। टाइप ऑफ एसेट, यूजुअली हाई कॉस्ट एसेट, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वही इसके अंदर किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी क्या बन जाती हैं, डिफरेंसेस में आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं बेनिफिट एडवांटेजेस ऑफ लीज की, इनके बेनिफिट क्या है। अब लो कॉस्ट कैसे है, देखिए एक एसेट आपको 1 करोड़ एकदम पे करने पड़े, या कुछ भी बड़ा अमाउंट सोच लीजिए एकदम पे करने पड़ रहे हैं, कहां आपको जो है हर महीने थोड़े थोड़े पैसे 10 सालों के अंदर वो पे करने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं ये चीज कि आपको एकदम से इतने बड़े अमाउंट का आपकी बैलेंस शीट के ऊपर इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, आपकी जेब से एकदम से इतना सारा पैसा नहीं निकलेगा। टाइम बचता है, क्यों, आप एसेट ढूंढेंगे, उसको फिर खरीदने में लगाएंगे, खरीदने के लिए पैसा अरेंज करेंगे, ये सारा टाइम कहां बच जाता है आपका। सिंपल सी बात है, तेरे पास एसेट है, तेरे को तेरे तो वो किसी काम का है नहीं, मुझे दे दे मैं यूज कर लूंगा, जितने साल की इसकी यूजफुल लाइफ है उतने साल के लिए यूज कर लूंगा फाइनेंशियल लीज के केस में, और तेरे को बदले में हर महीने जो मैं इसका किराया देता रहूंगा, जितना मार्जिन तूने लगाना है उतना लगा ले, बात सिर्फ इतनी सी है, टाइम बच जाता है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज। If the asset becomes outdated due to change in technology, it can be easily transferred back to the lessor by the lessee to avoid the risk। अब इसके अंदर जो है ना एग्रीमेंट जब होता है आपका लीज फाइनेंसिंग का, उसके अंदर ये जो है प्रीफिल्ड चीजें होती हैं कुछ, ये ऑलरेडी उसके अंदर डली डलाई होती हैं, उसका प्रॉपर फॉर्मेट आपको मिलता है, लीगल फॉर्मेट होता है उसके अंदर, आप देखेंगे तो उसके अंदर आप ये चीजें ऐड भी करवा सकते हैं आपके जिस तरह के रिलेशन है लेसर के साथ, कि भाई मैं आपसे आज जो एसेट ले रहा हूं, हो सकता है वो अगले आने वाले 5 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कंप्यूटर है ना, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर आपको लेनोवो थिंकपैड वगैरह मिल जाते हैं, है ना, कंपनी आपको लैपटॉप्स वगैरह प्रोवाइड करती है। अब लैपटॉप्स तो ऐसी चीज है या टेक्नोलॉजी तो ऐसी चीज है, आज जो है नई वो अगले ही साल कितनी पुरानी हो जाती है ना। तो सिमिलर फंडा है लीज फाइनेंसिंग के अंदर, जैसे ही आपको लगता है कि आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है, आप उसको इमीडिएटली वापस कर दीजिए और बोलिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी अब जो है चलन में नहीं है, मुझे जो है अपडेटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दीजिए। मोर प्रॉफिट्स हैं, क्यों, अब आपके एकदम से 1 करोड़ रुपए लग रहे थे, जितने भी बहुत भारी इन्वेस्टमेंट जा रही थी वो नहीं होगी, है ना, आप धीरे धीरे अपना जो है पेमेंट कर रहे हो। अब आपकी बैलेंस, आपकी बुक्स के अंदर से एक तो एकदम 1 करोड़ रुपए माइनस हो रहे हैं, कहां आपके हर महीने कुछ कुछ अमाउंट जो है माइनस हुआ जा रहा है उसके अंदर से, तो आपका अल्टीमेटली किससे क्या होता है, प्रॉफिट जो है इंक्रीज कर जाता है। टैक्स सेविंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका नेट जेआरएफ के अंदर पूछा जाता है कि किस तरह की टैक्स सेविंग होती है। अब देखो फाइनेंशियल लीज के अंदर, ठीक है, लेसी जो है वो पूरा जो है उसको इस्तेमाल, सिर्फ ओनरशिप को छोड़ के बाकी हर चीज जो एसेट की है वो किसके अंडर होती है, लेसी के अंडर होती है। चाहे उसका मेंटेनेंस हो, चाहे उसका इंश्योरेंस हो, चाहे कोई रिस्क हो, चाहे वो डैमेज हो, वो कौन बियर करता है, लेसी बियर करता है, और वो अपनी बैलेंस शीट में भी दिखाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो उसको बैलेंस शीट के अंदर एज ए कैपिटल एसेट दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहा होगा,
है ना ये चीज। डेप्रीसिएशन से क्या होता है, डेप्रीसिएशन से आपका टैक्स बचता है, क्योंकि डेप्रीसिएशन आपका क्या है, एक डिडक्टिबल या परमिसिबल जो है डिडक्शन है, एक परमिसिबल अलाउंस है। तो जब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपका 1 करोड़ प्रॉफिट आ गया, तो आप उसके अंदर से, आपको अलाउड है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कि आप उसके अंदर से डेप्रीसिएशन जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो आप डेप्रीसिएशन माइनस कर दीजिए, तो आपको जो है मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने डेप्रीसिएशन लगा दिया साल का, क्योंकि बड़े एसेट्स की बात हो रही है, तो आपको जो है कहां 1 करोड़ के ऊपर जो है टैक्स पे करना पड़ रहा था, कहां अब जो है आपको 90 लाख के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपका 10 लाख जो है डेप्रीसिएशन से बच जाता है। सिमिलरली रेंट पेड जो है वो भी आपका डिडक्टिबल अलाउंस है, तो आप रेंट भी माइनस कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स के अंदर से। तो ये चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं टैक्स का बेनिफिट दिलवा देती हैं। तो वो चीज बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, फिर से वही बात, क्योंकि आपकी जो जो आपने मैंने बताया ना, आपका जेब से कहां 1 करोड़ एकदम से जा रहे थे, कहां धीरे धीरे करके जो है आपको आने वाले 10 साल में वो अमाउंट पे करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी इससे स्टेबल रहती है, बिगड़ती नहीं है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस कुछ। अब इसकी बुराइयां भी हैं, क्या है, मोर एक्सपेंसिव है। अब देखो लेसर जो है वो सिर्फ कॉस्ट रिकवर नहीं करेगा, उसको अपना प्रॉफिट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इंटरेस्ट ये सब जो है कवर करना है। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये चीज आप सोचेंगे खुद भी कि 1 करोड़ का मैं एसेट इसको दे रहा हूं, 1 करोड़ अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट करता, या 1 करोड़ के मैं अगर जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करता, तो मुझे कितना पैसा जो है, मेरी कितनी कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाती है ना ये चीज। तो और फिर 10 साल बाद की बात है, 10 साल जो है, आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो 10 साल बाद नहीं रहने वाली है, ये भी ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं ना कहीं 10 साल के बाद जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं हर साल, वो 1 करोड़ से बहुत ज्यादा हो सकता है। अब आप नॉर्मली बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपको जो पर्सनल लोन है वो 12-12.5% के अराउंड मिलता है, यानी कि अगर आपने 1 लाख साल में बोरो करा है तो उसके ऊपर साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 12,000-13,000 रुपए। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि आपने 1 लाख लिए, लेकिन वापस 1 साल बाद ही कितने करने पड़ रहे हैं, 1,12,000 रुपए। और यही 4 साल बाद करेंगे तो कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4, 12 मल्टीप्लाई 48, यानी 1.5 लाख। यानी कि आपने 1 लाख बोरो करे थे और आप 4 साल बाद वापस कितने करेंगे, 1.5 लाख रुपए। तो यही चीजें जो है यहां पर आपको क्या कर देती हैं, अल्टीमेटली महंगा बना देती हैं इस पूरे एग्रीमेंट को। रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, अब रिस्क तो है ही, आप इतने लंबे पीरियड के लिए कोई एसेट अगर मान लीजिए लीज पर ले रहे हैं, जिसकी आप ऑलरेडी मान लीजिए 10 साल के लिए आपने लिया और 6 साल की आप पेमेंट कर चुके हैं, और 7वें साल आकर आपको लगता है कि बस अब ये इससे ज्यादा और काम नहीं कर सकती है, तो जो 6 साल आपने पैसे दे दिए, ठीक है, वो तो अब आपके क्या हो गए एकदम से, क्योंकि आपने तो पूरे 10 साल की एग्रीमेंट करा था ना, आपको तो और 4 साल उसको यूज करना था, अब वो ऑब्सोलीट हो गई छठे ही साल। तो आपके जो बचे 4 साल हैं, 3 साल हैं, वो कहां होंगे, वो आप चेंज करने जाएंगे, आपका क्या होगा, इससे फिर से टाइम वेस्ट होगा। No alteration in the asset. Generally, the lessee is not allowed to make changes in the asset and hence he cannot use it in a way he wants. अब देखो ऑपरेटिंग लीज है जिसमें शॉर्ट टर्म है, अब उसके अंदर तो वो भाई उसकी भी प्रॉब्लम है कि उसको भी वो एसेट आगे किराए पे देना है, और आगे किराए पे तभी लेगा जब एसेट की कंडीशन अच्छी होगी। तो उसके अंदर रोक टोक बहुत ज्यादा रहती है, नहीं इसको इतना नहीं यूज करना, इसको उतना नहीं यूज करना, वो उस तरह की चीजें के अंदर 20 के अंदर हो सकती हैं। लॉस ड्यू टू इन्फ्लेशन, अब वही मैंने बता दिया इन्फ्लेशन का, मैंने कि भाई आने वाले टाइम के अंदर जो 1 करोड़ की वैल्यू आज है वो कम हो जाएगी। तो वही चीज डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन, अब कभी कभी जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका लीज का, उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बहुत डिफिकल्ट होती हैं, यानी कि उनको जो निभा पाना है, जो दोनों की तरफ, ऐसा नहीं है कि एक तरफ मुश्किल है दूसरी तरफ आसान है, दोनों ही तरफ जो है चीजें कठिन हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है लेसर लेसी के रिलेशन के अंदर। ये चीज आपकी क्या बन जाती है, डिसएडवांटेजेस ऑफ लीजिंग। तो आई होप आपको लीज फाइनेंसिंग जो है वो समझ में आ गया है। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट डिमांड करते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आपके एग्जाम से पहले या जब भी वो डिमांड एक्यूमुलेट्स हो जाएंगी मेरी स्टूडेंट्स की, मैं उस पॉइंट के ऊपर वो पर्टिकुलर लेक्चर डाल दूंगा, जिसके अंदर कुछ है नहीं ज्यादा, हमें बस ये देखना है लेसर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लीज रेंटल कैसे कैलकुलेट करना है, कौन कौन से टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं किसको, ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं, कोई ज्यादा जो है इनके अंदर मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो उतने रेलिवेंट नहीं है। आपके एग्जाम में जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है लीज फाइनेंसिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, इन दोनों से। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिए, धन्यवाद।